अगर मैं हिंदी में बोलूँ अच्छी तरीके से तो हाँ। माँ की कोख की तरह घोंसला सबसे पवित्र चीज़ है। कि हमारे घर में तो पंखों की कप के अंदर भी खूब घोंसले बनाती थी चिड़िया। 38 नंबर तक बिल्कुल खाली था। 39वें नंबर के अंदर 2 बहुत छोटे-छोटे बुलबुल के बच्चे दिखाई दिए। तो उसने एक आस दी, एक होप दिखाई दी। 48 की एज हो गई थी और लोग कहते थे, "यार तुम घोंसले बनाते हो इस उम्र में, ये क्या करते हो?" लोग कहते थे कि आपके घोंसले में क्यों आएगी चिड़िया? चिड़िया अपना घोंसला खुद बनाती है। काम बहुत अच्छा है, तुम उनको घर दे रहे हो जिनका घर हम लोगों ने छीन लिया। और अब जब मैं घोंसले के ऊपर सुतली बाँधता हूँ, म्यूज़िक थोड़ा-सा चेंज हुआ। मुझे लगता है कि मैं चिड़िया को घर दे रहा हूँ। निकलते थे लोग, "आ गई?" मैंने कहा, "नहीं।" बोले, "नहीं आएगी, वो अपने घोंसले में आएगी।" मैंने कहा, "अच्छा ठीक है सर।" मैंने कहा, "पर आपने जगह छोड़ी है उसके लिए?" वो घोंसला अडॉप्ट हुआ। थोड़ी देर के अंदर वो 19 घोंसले जो आस-पास के लोग थे वो ले गए, सबने लगा दिए। जबकि 20 घोंसले याद थे और अभी वर्ल्ड स्पैरो डे वाले दिन हम लोगों ने अपने ऑलमोस्ट 6 लाख घोंसले पूरे कर दिए हैं अब तक। वेलकम राकेश जी ऑन दी क्लैम्पनर शो और थैंक यू आप यहाँ आए हमारे लिए। मतलब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस कॉन्वर्सेशन के लिए और मतलब साल का एक तरीके से पहला दिन और आपके साथ हो रही है, इससे मेरे लिए कोई और बड़ी बात नहीं हो और मुझे ये अच्छा लगता है कि जब मेरे से छोटे बच्चे मेरे से बात करते हैं, मुझे लगता है वो ज़्यादा बेहतर है। बड़ों के जवाब देना बड़ा मुश्किल होता है। सकती। तो अब ये बताओ कि ये घोंसले क्यों, मतलब क्या इम्पोर्टेंस है घोंसलों की? अ, अगर मैं हिंदी में बोलूँ अच्छी तरीके से तो हाँ। माँ की कोख की तरह घोंसला सबसे पवित्र चीज़ है। जहाँ से एक जीवन निकलता है और प्रकृति में मिलता है और प्रकृति को आगे बढ़ाता है। तो मैंने तो घोंसले बनाना इसीलिए शुरू करा था। मेरा बचपन पुरानी दिल्ली में बीता तो वहाँ घोंसले हमारे घर में बहुत होते थे। हमारे घर में ईंटें निकाल दी जाती थी दीवारों में से कि ताकि चिड़िया घोंसला बना ले। और हम बहुत शैतान थे, स्कूल से आते ही सीधा छत पे भागना, वहाँ जाके हमने खूब सारा सामान, टोकरियाँ ये सब रखा हुआ था और चिड़िया को पकड़ते थे और रंग लगाते थे और उड़ाते थे और देखते थे कब आएगी। पर उसको तो आना ही था बेचारी को, क्योंकि उसका घोंसला घर था वहाँ वहाँ था। पे। और पहले क्या होता था कि ये चिड़िया बिल्कुल घर के अंदर ही बनाती थी। अब तो हम लोगों ने अपने दिल को बंद कर लिया, उसको अंदर आने ही नहीं देते। और फिर मैं नीचे आता था और मेरे मम्मी-पापा मेरे कान पकड़ के खूब उड़ाया करते थे मुझे। फिर देन आई लॉस्ट माय फादर, हम लोग अशोक विहार शिफ्ट हो गए और वहाँ पहुँचे तो उस टाइम डेवलप हो रहा था अशोक विहार पूरा का पूरा। बहुत ज़्यादा दुःख लगा देख के कि वहाँ कहीं घोंसले नहीं दिखते थे और पेड़ कटते जा रहे थे, इंडस्ट्री और वो सब मकान बनते चले जा रहे थे। तो ये लगता था कि यार घोंसले कहाँ चले जाएँगे, जबकि हमारे घर में तो पंखों की कप के अंदर भी खूब घोंसले बनाती थी चिड़िया। तब लगा कि यार कैसे होगा, मतलब घोंसले मन होता है बचपन में भी, थोड़े बड़े भी हो गए थे तब तक। तो ये लगता था कि यार घोंसले अगर चले गए तो क्या होगा, चिड़िया कैसे आएँगी सारी, मन में ये विचार बहुत आता था। फिर हमने क्या करा, उस टाइम साउथ से नारियल आना शुरू हुआ था हरा, तो हमने वो नारियल उठाए और उसका मुँह बड़ा करके उसमें अख़बार डाला खूब सारा। उसके चारों तरफ फ़ेविकोल बहुत महँगा होता था तो आटे की लेई लगाते थे हम लोग उसमें, और उसके चारों तरफ लोगों के घरों से ना कूलर की घास साइडों की जो होती है वो ले लेते थे। उसको 2-3 दिन तक धोते थे और धो के सुखा देते थे, वो साफ़ हो जाती थी और वो लगा के रस्सी बाँध के और हमने 40 घोंसले लगा दिए नंबर डाल के। हमें लगा कि अब इसमें चिड़िया आ जाएगी और बहुत कमाल हो जाएगा ये तो। उसमें श्वेता एक भी चिड़िया नहीं आई। 15 दिन हो गए देखते-देखते, वो बिल्कुल घोंसले जो थे वो सिकुड़ने लगे और वो सिकुड़ गए। जब वो खड़ंक हो गए तो ढूँढना शुरू करा गुस्से में, निकालते थे और फिर देखते थे कुछ नहीं है, फिर उसको डाल देते थे। 38 नंबर तक बिल्कुल खाली था, 39वें नंबर के अंदर 2 बहुत छोटे-छोटे बुलबुल के बच्चे दिखाई दिए। तो उसने एक आस दी, एक होप दिखाई दी कि हाँ यार, ये काम तो हो सकता है अगर ऐसा हुआ है। फिर वही हुआ, मुझे लगता है जब भी मैं कभी नया काम करने लगता हूँ मुझे शिफ्टिंग आ जाती है। वहाँ से हम लोग मयूर विहार चले गए। मयूर विहार पहुँचे तो बड़े हो गए थे, शादी भी हो गई थी। एक बेटा भी था और एक बेटी थी, तो सारी ज़िम्मेदारियाँ भी थी। 48 की एज हो गई थी और लोग कहते थे, "यार तुम घोंसले बनाते हो इस उम्र में, ये क्या करते हो?" तो मैंने कहा उनको, "ये आप समझ नहीं रहे, ये नेचर का सबसे कीमती गिफ्ट है घोंसला। आपके घर में चिड़िया बनाती है, आप देखिए कितना अच्छा लगता है, नेगेटिविटी चली जाती है।" खैर हँसते तो थे ही लोग, कहते थे कि आपके घोंसले में क्यों आएगी चिड़िया, चिड़िया अपना घोंसला खुद बनाती है, पर जिद थी कि हाँ, ये काम करना है। तब तक मैंने सीएम को जॉइन कर लिया था दिल्ली में, उनके घर पे एक नेचर ट्रेल थी, मैं वहाँ बच्चों को एनवायरनमेंट की एजुकेशन कौन में था भी सीएम उस टाइम पे? शीला दीक्षित शीला जी दीक्षित थी। जी। तो उस टाइम तो 2007 की बात है, तो हम उनके घर में वो एजुकेशन दिया करते थे, बच्चे आते थे उनको सिखाते थे, घोंसले भी बनाना सिखाते थे कभी-कभी, नारियल से ही सिखाते थे उस टाइम तक। धीरे-धीरे ये बेंत का जो घोंसला अब हम बनाते हैं, वो हमने इजाद करा आर-एन-डी करके, मैंने, वाइफ़ ने मेरी मोनिका ने, हम सब लोगों ने। और हम लोगों ने एक दिन क्या करा कि जब कोंडली में जहाँ आ गए थे मयूर विहार, वहाँ अनाज की बहुत बड़ी मार्केट है, तो हमने 20 घोंसले बनाए उससे। और 20 उससे पहले एक किस्सा हुआ था जो मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बना 2008 के अंदर, फरवरी के अंदर। एक बहुत बुजुर्ग से माली थे, गढ़ी मांडू एक जंगल में, वहाँ घोंसले लगाने जाया करता था, तो उन्होंने मुझे एक दिन रोक लिया, बोले, "इधर आइए, क्या करते हैं ये?" मैंने कहा, "घोंसले लगाता हूँ।" बोले, "बैठ जाइए।" मैं बैठ गया उनके पास। तो बोले, "इस काम को बंद मत करना, ये काम बहुत अच्छा है, तुम उनको घर दे रहे हो जिनका घर हम लोगों ने छीन लिया। तो ये काम तुम्हें बहुत आगे ले जाएगा, बड़े सवाब का काम है, इसको जारी रखना और प्रभु तुम्हारे साथ है।"
शायद बुजुर्ग के वर्ड सुन के मुझे लगा कि एक जैसे कोई आशीर्वाद दे रहा है या कुछ है, तो मैं आ गया। और जाते आते उन्होंने मुझे कुछ दिया और मैंने लेके अपने हाथों में रख लिया। जब मैं बाहर निकला तो वो 150 रुपये थे। और वो 150 रुपये से मुझे याद आया, व्हेन आई लॉस्ट माय फादर, तो मेरे को सबसे पहले एक इत्र की फैक्ट्री में काम करना पड़ा। वहाँ मैं बंडल बनाता था इत्र की शीशियों के, उसमें भी सुतली बांधा करता था बंडलों पे। और उसमें बड़ा नुकसान होता था मेरा कई बार कि वो बंडल जाता था, एक आध शीशी टूट जाती थी, मेरे पैसे कट जाते थे, वहाँ भी 150 रुपये मिलते थे। उससे मुझे याद आया कि वो सुतली जब मैं बांधता था तो एक बड़ा अजीब सा म्यूजिक निकलता था, और वो निकलता था कि मैं अपना जीवन कमा रहा हूँ, मतलब अपनी रोजी रोटी कमा रहा हूँ घर के लिए। और अब जब मैं घोंसले के ऊपर सुतली बांधता हूँ, म्यूजिक थोड़ा सा चेंज हुआ, मुझे लगता है कि मैं चिड़िया को घर दे रहा हूँ। सुतली वही है, वो अंत समय तक आपके साथ लगी रहती है, सुतली वही है, लेकिन उसने मेरा जीवन पलटा। तो उन्होंने मुझे कहा कि ले जाओ इसको। मैंने घर आके अपनी वाइफ को बताया, मैंने कहा देखिए आज ऐसे ऐसे हुआ, तो शी सेड कि बहुत अच्छा है, आप इसको रख दो। तो हमने वहाँ रख दिया। जब वहाँ लगा दिए थे घोंसले, तो 3 दिन तक बैठा रहा कैमरे लेके, डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाता था, सब छोड़ दिया था धीरे-धीरे कि यही काम करना है। अब तो 2008 थी, फरवरी का महीना था। 6 या 7 तारीख की बात है, तो मैं पहला दिन बैठा, दूसरा दिन बैठा, तीसरा दिन बैठा, घोंसला एक लगाया था, 19 उसके घर में रख दिए जिसके घर गए थे। निकलते थे लोग, "आ गई?" मैंने कहा, "नहीं।" बोले, "नहीं आएगी, वो अपने घोंसले में आएगी।" मैंने कहा, "अच्छा ठीक है सर।" मैंने कहा, "पर आपने जगह छोड़ी है उसके लिए?" तब वो सोचते थे थोड़ा-सा कि हाँ, ये बात तो सही कह रहे हैं कि जगह तुमने छोड़ी नहीं कहीं। चौथे दिन संडे को मैं सुबह निकल रहा था, तो मेरी वाइफ़ ने मुझसे कहा कि वहीं जा रहे हो? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा अगर आज चिड़िया नहीं आई तो हम एनवायरनमेंट के बाकी काम करेंगे, इसको बंद कर दूँगा मैं, अब नहीं बनाऊँगा घोंसले भई, मैं बहुत थक गया। कहते अच्छा जाओ, देखो। 11 बजे तक मैं वेट करता रहा कैमरा लगा के, सवा 11 बजे के करीब मेरी वेबसाइट पे फ़ोटोग्राफ है, वो एक मेल स्पैरो उड़ता हुआ आया, उसने घोंसले को चारों तरफ से देखा और वो देख के उसको उड़ गया वापस। जब वो उड़ गया वापस तो फ़ोटोग्राफ तो कर ली, खुशी भी हुई। मैंने कहा अब क्या होगा देखते हैं। तो 5 मिनट के बाद वो फीमेल के साथ आया, अपने उनके मुँह में घास के टुकड़े थे, उन्होंने अंदर रखने शुरू करे, वो घोंसला अडॉप्ट हुआ। थोड़ी देर के अंदर वो 19 घोंसले जो आस-पास के लोग थे वो ले गए, सबने लगा दिए। 3 दिन के बाद उन हर घोंसले के अंदर एक चिड़िया ने अपना आशियाना बना लिया था। और वो शायद 12 फरवरी की बात थी, बसंत पंचमी के बाद की। मुझे जब के 20 घोंसले याद थे, और अभी वर्ल्ड स्पैरो डे वाले दिन हम लोगों ने अपने ऑलमोस्ट 6 लाख घोंसले पूरे कर दिए हैं अब तक। जिसमें 12 से 15 लाख लोगों को हमने सिखाया, जिसमें 5 साल के बच्चे से 85 साल के लोग तक रहे। तो मुझे लगता है यही एक छोटी-सी कहानी है जो घोंसले की चली। उस चिड़िया ने मुझे कहीं से उठा के फलक पे बैठाया और इतनी ऊँचाई पे ले गई। तो घोंसला तो इसलिए मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और घोंसला बच्चों से इसलिए जोड़ा कि अगर वो नेचर की इस चीज़ से, क्योंकि अपनी अल्फ़ाबेट की बुक में ज़रूर देखते हैं एन फॉर नेस्ट, तो उनको लगता है अच्छा चिड़िया ऐसे खाना खिलाती है, और घोंसला बहुत कमाल की चीज़ है। वो चिड़िया आपके घर में बना लेती है। तो मैं इसलिए नहीं कह रहा कि उससे बरकत आती है, या आपको एक बड़ा अच्छा-सा एक अनुभूति होती है कि आपके घर में किसी ने इतना तो समझा, और ये ब्लेसिंग है बहुत बड़ी। मुझे बहुत मिली है, बहुत बड़ी तादाद में मिली है। अवार्ड बहुत मिले, कोई चिंता नहीं, इंटरनेशनल, नेशनल सब अवार्ड मिल गए। लेकिन वो अवार्ड सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं जब लोग मेरे से सीखते हैं, बच्चे। सीखने के बाद वो घोंसला बनाते हैं, बनाने के बाद लगाते हैं और उसमें चिड़िया आ जाती है और वो फ़ोटोग्राफ शेयर करते हैं। तो मुझे लगता है वो लाखों की तादाद में अवार्ड इतने हैं मेरे पास कि मेरा घर कम पड़ेगा उसके लिए। मेरी बस यही एक छोटी-सी कहानी है। क्लाइमेट चेंज, अब बातें तो ख़ैर बड़ी-बड़ी, जब हम लोग ने ये शुरू करा था तब बहुत बड़ी-बड़ी बातें होती थी। बादल कब आते थे, बरसते नहीं थे, आगे निकल जाते थे, मोर गाना भूल गया था, बारिश का सीज़न बदल गया था, कोयल को नहीं पता कब गा रही है, तो वो क्लाइमेट चेंज ही था। और मैंने कई बार देखा जब माइग्रेटिंग बर्ड्स आते हैं क्लाइमेट चेंज के टाइम में, तो वो लोग एग ले करते हैं अपने। उसी दौरान में कुछ ऐसे कीड़े भी पैदा होते हैं जो वो अपने बच्चों को खिलाते हैं। वो कीड़ों की रफ्तार आगे बढ़ गई। वो जो पहले अक्टूबर में हो जाते थे वो नवंबर तक पहुंच गए, बच्चे थोड़े बड़े हो गए, वो कीड़े नहीं खिला पाए। और ये सारे कीड़े चिड़िया भी जो लाती है वो सब लाती है, वो इन सब छोटे बच्चों का जो चिक्स होते हैं उनका इम्यून सिस्टम, डाइजेशन वो कंट्रोल में रखते थे बहुत अच्छा। उससे क्या हुआ, बर्थ रेट में कमी आ गई, उनके जितने 4 बच्चे होते थे 3 बचते थे, अब वो 1 बचने लगा। तो ये क्लाइमेट चेंज ही है। मैंने जैसा आपसे कहा कि किंगफिशर को जब मैंने पहली बार उसके मुँह में छिपकली या गिरगिट देखा था, तो मुझे लगा ये क्या है? ये तो खाता ही नहीं था कभी, ये क्यों खा रहा है? हज़ारों चीज़ें हैं, हम लोग बातें बहुत करते हैं, लेकिन मुझे लगता है एक्शन लेते हुए शायद थोड़ा घबराते हैं। हमें लगता है चलो ठीक है, और लोग हैं बहुत लेने वाले। बंद कमरे में तो क्लाइमेट चेंज की बात बहुत अच्छी होती है। एसी चला के आप ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, वो बहुत अच्छी लगती है। लेकिन हकीकी तौर पे आप ज़मीन पे जाके अगर काम करें और बच्चों को सिखाएँ, तो मुझे लगता है उससे अच्छा लेसन उनके लिए और कोई नहीं हो सकता। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हमें बहुत खूबसूरत फॉग दिया था और हमने उनको दिया स्मॉग। अब अगर ये नहीं समझे तो क्या होगा? ना इन्हें बेचारों को पानी की कीमत पता है अभी।
मिल जाता है ईज़िली। और मुझे लगता है कि शायद जो चीज़ हमें बहुत ईज़िली मिल जाती है, उसकी उसकी हमारे पास वैल्यू वक़्त कम हो नहीं जाती रहती, है। वैल्यू नहीं रहती। ये चिड़िया क्या है? एक छोटी-सी चिड़िया ही है ना, एक छोटा-सा घोंसला ही है, लेकिन उस घोंसले ने, एक घोंसले ने 6 लाख तक पहुँचाया है, तो 10 लाख तक भी पहुँचेंगे। अवार्ड तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एक बेईमानी चीज़ है, मिलते रहते हैं, आते रहते हैं। पर उन बच्चों के मन में जब वो चीज़ बैठ जाती है कि हाँ, क्लाइमेट चेंज हुआ, ग्लोबल वार्मिंग हुआ, ये चिड़िया के घोंसले ख़त्म हो गए, हम लोगों ने घर ऐसे बना डाले, हम सिर्फ़ अपनी सहूलियत देख रहे हैं, हम दूसरे की सहूलियत नहीं देख रहे हैं। हम अगर अच्छा खाना खा रहे हैं तो अपने लिए खा रहे हैं, दूसरे के लिए नहीं खा रहे। दूसरे को तो खुद भी कमाना ही है ना। लेकिन हाँ, इनके लिए अगर हमने थोड़ा-सा भी कर दिया, कहीं भी एक कंट्रीब्यूशन दी क्लाइमेट चेंज के ऊपर, ग्लोबल वार्मिंग पे, सब बहुत कहते हैं ओज़ोन, अरे होल हो गया यार, अच्छा ये हो गया, इसकी वजह से ये हो गया। पर हमने कितना नुकसान करा है? हमने पेड़ काट डाले सारे के सारे, अपनी सहूलियत के पेड़ लगाते हैं आप देखिए। जो पेड़ इनके लिए ज़रूरी थे वो तो नहीं लगाते लोकल। हम लोग ऑर्नामेंटल ट्रीज़ लगाते हैं हर जगह। बुशेज़ लगानी बंद कर दी हमने पार्क्स में जिसमें ये रहते थे। अच्छा ले दे के क्या हुआ, पार्क के अंदर हमने सीमेंटेड ट्रैक बना दिया। हमने वो सब चीज़ें, वो इंसेक्ट्स, अगर हम लोग ढंग से नहीं चले तो मुझे लगता है आगे आने वाले कुछ सालों के अंदर 10 लाख से ज़्यादा स्पीशीज़ हम खो देंगे। अभी भी अगर हम देखें, मेरा अनुमान है पूरा, मैंने कहीं पढ़ा भी था कि एक घड़ी की सुई के 24 घंटे के हिसाब से हम लोग 3600 से ज़्यादा स्पीशीज़ को खो देते हैं, चाहे वो हर्ब्स हों, शर्ब्स हों, इंसेक्ट्स हों, बर्ड्स हों, एनिमल्स हों। इस रफ्तार से अगर हमने उसको गायब किया तो क्या होगा? सड़कों पे रेड लाइट लगाते हैं ना, मैं क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को रेड लाइट का सबसे बड़ा सिंबल मानता हूँ, वो आपको चेताती रहती है। आप रेड लाइट पे निकल नहीं सकते, ऑरेंज पे आपको स्लो होना है या रुकना है, ग्रीन पे आपको जाना है। ये चीज़ अपनी लाइफ में क्यों नहीं लाते हम लोग? लानी चाहिए ना हमें। हम जब चीज़ को ख़त्म होते देख रहे हैं तो हमें कुछ तो उसके लिए एक्शन लेना चाहिए। पर हम सिर्फ बातें कर लेंगे, अच्छी-अच्छी बातें करेंगे, उसके बाद कहेंगे यार ये होना चाहिए, ये नहीं करता, इनकी वजह से हो रहा है, फला देश कर रहा है, फला देश नहीं कर रहा। ठीक है, अब भारत के ऊपर मुझे लगता है बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी पड़ी है, हो सकता है हो ही जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। कुल मिला के कहानी नटशेल में यही है कि काम तो खुद करना पड़ेगा इन सब चीज़ों से बचने के लिए। नहीं बचेंगे, मत बचिए। गाड़ियाँ 4-4 हैं, लोगों के घरों में 4-4 एसी हैं। कितने फ़ख्र से मैं कॉन्फ्रेंस में पूछता हूँ कि किसके घर में 3 एसी हैं, तो खड़ाक से हाथ खड़े हो जाते हैं। किसके घर में 4 गाड़ियाँ हैं, हाथ खड़े हो जाते हैं। स्टेटस सिंबल ही तो है, आपका एक गाड़ी में भी काम चलता है। हम लोग तो गाड़ी में एसी नहीं चलाते, मैं तो बहुत घोर गर्मी होती है, अगर पीछे कोई बैठा हो तो उससे पूछ लेता हूँ आपको ज़रूरत है? बोले नहीं, तो मैंने कहा बस ठीक है, हम बिना एसी के चल रहे हैं। बहुत कम चांसेस में एसी यूज़ करते हैं, मैं एसी में नहीं रहता। ऐसा नहीं अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, हर आदमी अफ़ोर्ड कर सकता है आज की तारीख में। पर मुझे लगता है अब जो क्राइसिस हैं और उससे अगर बचना है, तो बच्चों की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है, उनको जगाना पड़ेगा। अगर वो जाग गए, तो सब जाग जाएँगे। और सर आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी, सद्भावना। आप वो एक्सप्लेन करो वो क्या है? और जैसे आपने उसमें जो चीज़ें बताई थी, आज ना जैसे इंडिया में तो स्पेसिफिकली एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिषी इन सब में बहुत मानते हैं। तो जब कोई पंडित बोल देता है कि आप चिड़ियों को दाना डालो, आप उनके लिए पानी रखो, तो लोग रखते हैं कि इससे हमारी ज़िंदगी में अच्छा होगा। बट हमारा परलोक सुधरे। और इन बर्ड से ज़्यादा अच्छा तो कोई है ही नहीं, आपका हर आदमी दुश्मन हो सकता है, ये तो दुश्मनी है, ये तो आपके चेहरे को देख के आपके भाव समझ जाते हैं कि ये आदमी मेरा साथी है, ये मुझे नुकसान नहीं करेगा। और बहुत अफेक्शनेट होते हैं, आपको जगाते हैं, आपको आपकी उनकी हर चीज़ अच्छी लगती है, बस आप उनको मदद नहीं कर सकते, आपको वो बुरा लगता है कि मैं इनको मदद क्यों करूँ? तो ये सारी चीज़ें मतलब हर ग्रंथ में मेरे को लगता है, तकरीबन हर ग्रंथ में इस चिड़िया का ज़िक्र है। हर ग्रंथ में ये ज़िक्र कहीं न कहीं है कि आपका एक फ़र्ज़ बनता है कि अगर प्रकृति ने या प्रभु ने आपको कोई ऐसी चीज़ दी है तो आप उसको सपोर्ट करिए। तो इनको सपोर्ट तो हम ही कर सकते हैं ना। मैं बहुत बार कहता हूँ लोगों को, आप अपनी कार के अंदर एक 2 लीटर की पानी की बॉटल भर के रखिए। चिड़ियों के पानी के बर्तन तो लोग रख देते हैं पर पानी भरना भूल जाते हैं। जहाँ आपको दिखाई दे डाल दीजिए उसके अंदर पानी, क्या प्रॉब्लम है? मुझे बॉम्बे में क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड एक आदमी ने बहुत अच्छी बात बताई थी। एक ऑटो चलाने वाला है वहाँ। वो ऑटो चलाता था और अपनी उसमें एक 5 लीटर का पानी का कैनी रखता था, खाद रखता था और खुरपी रखता था। सड़क के किनारे जहाँ उसको पेड़ खराब दिखाई देते थे, वो उनकी खुदाई करके खाद डाल के, पानी डाल के निकल जाता था। आज उसके संग 500 से ज़्यादा ऑटो वाले बॉम्बे में जुड़े हुए हैं। 500 से ज़्यादा ऑटो वाले, गुप्ता जी हैं वो। और मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ कि वो कहते हैं कि ये मेरे बच्चे हैं। साहब मैं सड़क पे निकलता हूँ, मैं दिन में 1 घंटा इनके लिए ज़रूर देता हूँ। जहाँ मुझे लगता है कि पेड़ सूखा हुआ है, वहीं बैठ के हम लोग ऑटो रोकते हैं, सवारी को रिक्वेस्ट करते हैं, 2 मिनट रुक जाओ सर मैं पानी दे दूँ बस। करता है, तो ये उससे ही मैंने सीखा था कि आपको भी अपनी गाड़ी में एक कैनी रखनी चाहिए। जहाँ आपको लगे पानी की जगह नहीं है, चिड़िया का बर्तन रखा है लेकिन सूख गया है, आप डाल दीजिए पानी उसके अंदर। तो वो दिल से आएगा,
जब हम दूसरे का दर्द समझ पाएंगे ना, वो तभी आएगा। हमें अगर दर्द ही नहीं समझ में आएगा तो हम क्या बताएंगे उसको। और वो आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जब आपके दर्द होगा ना, तब कोई समझने वाला नहीं होगा वहाँ पे, आपको कोई सांत्वना देने वाला नहीं मिलेगा। अच्छा तुम्हारे दर्द हो रहा है, तुम्हें प्रॉब्लम है, कोई नहीं आता ना पूछने, अब हमें ही करना पड़ता है। तो फिर प्रकृति से क्यों भाग रहे हैं हम लोग? हम क्यों भाग रहे हैं? आपको 2 साल में नाच नचा दिया, पूरा सब दिखा दिया उसने। और वैसे भी श्वेता, प्रकृति की ज़रूरत ना हमें है, प्रकृति को हमारी कोई ज़रूरत नहीं। वो तो बेबाक चल रही है, वो तो चलती रहेगी सदियों तक। अब मैं जहाँ पहाड़ पे एक छोटा-सा बच्चों के लिए इको गुरुकुल बना रहा हूँ, वो इसीलिए बना रहा हूँ। मैं उनको ये दिखाना चाहता हूँ कि देखो, शहर की ज़िंदगी देखी आपने, अब ये जंगल की ज़िंदगी देखो कितनी खूबसूरत है। हर चीज़ अपने आप उग रही है, हर चीज़ अपने आप चल रही है और हमारे को सहारा दे रही है। बहुत अच्छा चलेगा, देखना आप लोग अभी से आने आप लगे हो। कहाँ बना रहे हैं इको मैं गुरुकुल? जिम कॉर्बेट से ऊपर मानिला एक जगह है बड़ी खूबसूरत, और मेरी जो ज़मीन है वो छोटी-सी, वो ऐसी है कि मीलों तक घाटी है और सामने नंदा देवी है। जो पहली रोशनी आती है वो हमारे घर पे ही आती है, वहाँ से रोशनी की पहली किरण। और बिल्कुल 5 बजे के बाद सन्नाटा हो जाता है और लगता है कि वहाँ आप वाक़ई अपनी माँ के साथ बैठे हैं। लगता है, वाक़ई लगता है। आप नेचर को माँ बोलते हैं, लेकिन वाक़ई लगता है वहाँ। बिल्कुल जंगल है, हार्डकोर एकदम पूरा। बांज और देवदार और चीड़ के सारे पेड़ हैं वहाँ। खूब ठंड रहती है मज़े की वहाँ, बर्फ़ पड़ती है जनवरी के अंदर। और मतलब कमाल की ज़िंदगी है। दिल्ली और उसके बीच में आपका जो साँस का वो कौन-सा एक आजकल वो मीटर नापा जाता है एक्यू, वहाँ तो मुझे लगता है माइनस में जाता होगा। बिल्कुल शुद्ध हवा एकदम वहाँ, कई बार ऐसा लगता है आप बीमार पड़ जाओगे इतनी शुद्ध हवा खा के। लेकिन अब मुझे पक्का ये लग गया है कि बच्चों के अलावा मैं और कहीं काम कर नहीं पाऊँगा और इन्हीं को जगाता रहूँगा और इन्हीं को मैंने मैसेंजर बनाना है कि अब आप सँभालें, आपके ज़िम्मे ये धरोहर है ये वाली, बस। सर आप बहुत मतलब जैसे इस काम में जिस जज़्बे से आप कर रहे हो, मतलब मुझे लगता है जो आपकी नीयत है ना इसके पीछे, वो बहुत ही ज़्यादा प्योर है। जैसे आप बोलते हैं ना कि कहीं न कहीं जैसे वो आपने बोला कि ₹150 जब उसने दिए तो लगा कि शायद भगवान का ही कोई इशारा है। मतलब मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता है, जब बिल्कुल सब कुछ लगता है कि अब ख़त्म हो गया, तो उस मोमेंट पे ऐसा कुछ हो जाता है जो लगता है वो कि होता है, खुदा करता है। आपको हमेशा ज़िंदगी में ये लोग बताने वाले बहुत मिलेंगे कि ये काम कर लो, ये ठीक है, ये काम कर लो, लेकिन उँगली पकड़ के चलाने वाला एक ज़रूर आएगा मुझे आप। किसी ने एक बार बोला कि आप मतलब ये क्यों कर रहे हो, उसको बंद कर दो, क्योंकि प्रॉफिट तो नहीं आ रहा था उस टाइम पे। सबने बोला कि शायद तू दिल से बहुत लेके बैठी हुई है इस चीज़ को, एंड मैं बहुत सोच रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। एंड सर उसी टाइम एक लड़की का मैसेज आया कि, और मैं जानती भी नहीं थी कि श्वेता आपको देख के मुझे लगता है कि मैं भी ज़िंदगी में कुछ कर सकती हूँ। तो ऐसे मतलब छोटे-छोटे किस्से होते, लगता है कि नहीं हम अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों पे इसका इम्पैक्ट आ रहा है। मैं एक बहुत एवरेज बच्चा था स्कूल के अंदर, जिसको कभी असेंबली में अगर बोलने के लिए कहा दिया जाता था, तो मैं हकलाने लगता था, है ना? अब मैं 3-300 प्रिंसिपल्स के साथ बैठ के वर्कशॉप करता हूँ, मैं लोगों के सामने जाता हूँ, लोग जिस तरीके से इज़्ज़त देते हैं, तो मुझे लगता है कि वाक़ई हमने शायद थोड़ा-सा कंट्रीब्यूशन नेचर को 2% तो अच्छा दिया है, जो लोगों को समझ में आ रहा है, समझते हैं। पहले सब कहते थे कि हाँ, घोंसला सर हमारे घर में तो था, अब तो नहीं है। अब लगाना चाहते हैं, लगाते हैं, फ़ोटो शेयर करते हैं, तो इसका मतलब कहीं न कहीं उनके मन में एक बीज आ रहा है छोटा-सा कि हाँ, ये चीज़ ज़रूरी है, हमें करनी पड़ेगी। और हज़ारों चीज़ें क्लाइमेट चेंज पे मैं कर सकता था। और क्लाइमेट चेंज की बात जब करते हैं तो मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि मैं बिल्कुल अनपढ़ ही आदमी था एक तरीके से। पहली बार एक मल्टीनेशनल कंपनी में गया, उनकी सीएसआर हेड को मैंने मैसेज करा, मैंने कहा आप ये इतने बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, क्लाइमेट चेंज पे करते क्या हैं? तो उसने मुझे गुस्से में कहा, अच्छा आप आ जाओ, आप क्या करते हो? आइए हमारे पास। तो मैं उसके पास गया, ये 28 मार्च की बात है 2012। मैंने एनजीओ बनाया था 27 मार्च को, 28 मार्च को गया था। ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है उन लोगों के लिए जो काम करना चाहते हैं। मैं उस सीएसआर की हेड के पास पहुँचा, तो उसने मुझसे कहा, "क्या करेंगे?" मैंने कहा, "मैं ये करना चाहता हूँ।" "कितना बजट है?" मैंने कहा, "तकरीबन 50 लाख बैठेगा।" उसने उसी टाइम अपनी पीए को, ये बिल्कुल सही कहानी है एकदम, उसने अपनी पीए को बुलाया, उसने कहा, "कितना पैसा बचा?" उसने कहा, "38 लाख रुपए।" उसने कहा, "अच्छा और कहीं से देखो, हम कहाँ से पूल कर सकते हैं?" तो उसने कहा, "बुक्स का है, ये वो।" उसने कहा, "अच्छा तुम सारा आज कर लो।" ये 28 मार्च 12 बजे की बात है। कहने लगी, "क्या करना चाहते हैं?" मैंने कहा, "मैं हिंदुस्तान के 24 शहरों के अंदर क्लाइमेट चेंज के ऊपर थिएटर करना चाहता हूँ, हर शहर के अंदर 10 स्कूलों के साथ।" तो उसने कहा ये आइडिया मेरे को जमेगा नहीं, पता नहीं मेरी मैनेजमेंट मानती है। मैंने कहा अगर मान जाती है तो ठीक है, पर पैसा इतना ही लगेगा इसमें। मैं सोच के, मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी उन दिनों में, कुछ नहीं था, मेट्रो से गया था गुड़गांव। शी सेड अच्छा बैठिए आप। मैं बैठा रहा। 10 मिनट के बाद उसने मुझे कहा कि मैं जा रही हूँ बॉम्बे आज शाम को, कल आके आप अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लीजिएगा। मुझे लगा भाई 50 लाख रुपए, एनजीओ आज तो बनाया, अभी तो कागज भी नहीं है एनजीओ के। और हमने थिएटर किया 1,12,000 बच्चों के साथ, 12 लैंग्वेजेस में, 17 स्टेट्स के अंदर।
वो लिम्का बुक का पहला रिकॉर्ड है मेरा, सोचिए आप। मैंने लिम्का बुक वालों को लिखा, तो वहाँ एक लड़की थी जूनियर, उसने मुझे फ़ोन करके कहा, ये आपके पास इसके डॉक्यूमेंट्स हैं सारे? मैंने कहा आपको क्या चाहिए? मुझे ये चाहिए। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको कल तक भेज दूंगा। मैंने उनको सारे कब तक भेज दिए। 3 दिन के बाद उनका आ गया कि हमने रिकॉर्ड आपका दर्ज कर लिया। आप सोचिए, 1,12,000 बच्चों के साथ मेरे पास छोटा सा एक रिलायंस का 600 रुपये का फ़ोन होता था, मैं उसी से सारे काम करता था। मेरी वाइफ कई बार कहती थी कि तुम करते क्या हो आजकल, पैनासोनिक के संग नौकरी कर रहे हो? मैंने कहा नहीं। आज अमृतसर में होते हो, कल कहते हो मेरे को जोधपुर जाना है थिएटर करने, कल कहते हो वहाँ जाना है। हर शहर में मैंने लोग ढूंढे, उन्होंने थिएटर किया मेरे साथ मिलके, स्क्रिप्टें भेजते थे, मैं अप्रूव करता था रात को बैठ बैठ के। और मैं श्वेता बिल्कुल सच बता रहा हूँ कि मुझे कंप्यूटर की और लैपटॉप की बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। मेरे पास ईमेल भी करनी नहीं आती थी मुझे ढंग से उस ज़माने में। मुझे ये था कि नहीं, मुझे एनजीओ चलाना है। मैं उससे पहले बहुत सारे एनजीओ से बेवकूफ़ बन के आया था, लेकिन मुझे लग रहा कि नहीं करना है, और वो कर डाला मैंने। 7 महीने के अंदर 1,12,000 बच्चों तक रीच करी। एक-एक बच्चे का रिकॉर्ड है मेरे पास। उसके बाद फिर मेरे को जिद लग गई, फिर मैंने 94,000 लड़कियों के साथ नील और नारी करके एक प्रोजेक्ट करा, जिसमें वाटर कंज़र्वेशन पे काम किया था। उन लड़कियों ने क्या कमाल के थिएटर करे, और अब मैं एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ 365 करके एक थिएटर शुरू कर रहा हूँ, जिसमें हम 2,000 प्लेस करेंगे पूरे 2 साल के अंदर। और हर रोज़ किसी भी शहर के अंदर 2 प्ले होंगे, वो अलग-अलग चीज़ों पे होंगे एनवायरनमेंट लेके, लेकिन अलग-अलग चीज़ों पे होंगे। तो मुझे लगता है थिएटर बहुत अच्छा माध्यम है, लोगों को जगा सकते हैं। मेरे क्लाइमेट चेंज के थिएटर के अंदर जो बच्चों ने स्टोरीज़ डेवलप करी हैं और जो कमाल करा है, वो अपने आप में कमाल था। बहुत कमाल था। उन बच्चों का दिमाग देख के मैं हैरान रह गया। उसमें एक छोटी बच्ची ने मेरे संग थिएटर की स्क्रिप्ट लिखी थी बैठ के, कि एक महिला स्टेज के ऊपर ऐसे भागती हुई आती है, बहुत कलरफुल कपड़ों के अंदर बैठ जाती है। वहाँ कुछ बच्चे बैठे हैं, उनको कलर फ़ोटोज़ दिखाती है वो। फिर उसके बाद कहती है अच्छा मैं एक चक्कर लगा के आती हूँ दुनिया का। और फिर वो 2 घंटे के बाद 3 घंटे, 4 घंटे जो भी उसका टाइम था लौट के आती है, तो वो आधे से ज़्यादा काली हो गई थी, और जो फ़ोटोग्राफ लाई थी वो धूमिल हो गई थी, सारी ब्लैक एंड वाइट हो गई थी। उसने बताया ये हो रहा है दुनिया में अब। ये मेरी दुनिया इतनी रंगीन थी, मेरी दुनिया को हमने ये कर दिया। सीखते कहाँ से? हम भी तो वहीं से सीखते हैं। मैं अजमेर के आगे एक गाँव में गया था, रात को 1:30 बजे लाइट आती है। उसी टाइम घर के सारे काम करते हैं, किचन का काम भी होता है, सारे काम होते हैं, कपड़े धुलते हैं, सब कुछ। खाट के ऊपर बैठ के नहाते हैं, वो जो पानी गिरता है वो क्यारियों में चला जाता है। तो उन्होंने सीखा होगा ना, किसी से तो सीखा होगा। जिसके पास नहीं है, मैंने कहा ना, जिसके पास नहीं है वो सीख जाएगा, जिसके पास है। बच्चों को सिर्फ़ एक ही मैसेज देता हूँ मैं, हर चीज़ का, चाहे वो आपको किसी भी उसमें जोड़ लीजिए, कि अपने पापा और मम्मी का जो एटीएम कार्ड है ना, उसको आप अपनी लाइफ़ का बैरोमीटर मानो। आप अपनी रिसोर्सेज़ को वैसे ही यूज़ करो जैसे आप एटीएम कार्ड यूज़ करते हो। आप फालतू पैसे कभी नहीं निकालते ना, उतने ही निकालते हो जितनी ज़रूरत है। तो फिर नेचुरल रिसोर्सेज़ को क्यों बर्बाद करते हैं हम? क्यों करते हैं बर्बाद? हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत है अफ़राद में, और जिसके पास नहीं है वो कहाँ जाएगा बेचारा? सबके पास होता है ना, तो है, एटीएम कार्ड की तरह यूज़ करो ना, उतने ही निकालो। कल को अगर धरती ने ही एटीएम कार्ड बना दिया अपना, और आपने अपना कार्ड लगाया, मैंने हालाँकि एक बच्चों के लिए एक मशीन अभी डेवलप करी है जिसमें 6 पॉइंट्स हैं। आप उसमें कार्ड लगाते हैं वो बच्चे, और जब वो कार्ड लगाते हैं तो उसमें स्क्रीन आती है, उसमें आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है अपनी, अपने पापा की डेट ऑफ बर्थ डालनी है। उसमें कुछ कैलकुलेशंस चलेंगी, और वो कैलकुलेशंस आपको बताएँगी कि आपके इतने हिस्से की लकड़ी आप ख़त्म कर चुके हैं। अगर आपको और लकड़ी चाहिए तो आपको इतने ट्रीज़ लगाने पड़ेंगे। तो हम ये सिखाएँगे उनको। हम त्योहार मनाते हैं हर रोज़, एनवायरमेंटल त्योहार है, आज इसका त्योहार है, आज इसका त्योहार है। तो वो दिल में क्यों नहीं बाँध लेते उस बात को? क्यों नहीं बाँधते हम लोग? मैं ये नहीं कहता कि आप घोंसले ही बनाइए, बनाइए मत बनाइए यार, आप घोंसला मत बनाइए, उसके लिए जगह ही बना दीजिए। क्यों बच्चों को मैं कहता हूँ कि आप, अगर ये चीज़ें नहीं होती, तो बच्चों को ये सिखाना पड़ता कि आप जैसे ही बसंत पंचमी खत्म होती है, अपने घर से धागे, ऊन, डंडियाँ या कुछ ऐसी चीज़ें जो चिड़िया अपने घोंसले में बनाती है, वो पार्क के कॉर्नर में या छत के कॉर्नर में कहीं रख दीजिए, वो बर्ड्स उठा के ले जाएँगे। 57 दिन लगते हैं चिड़िया को टोटल। 17 बा 18 दिन लग जाते हैं घोंसला बनाने में, घास इकट्ठी करके जगह ढूँढती है, पहले बनाती है। तब तक कोई बहुत अकलमंद आदमी आता है, बोलता है, "अरे यार गंदगी हटाओ इसको यहाँ से, हट गया।" है ना? उसके बाद फिर एग ले करती है, हैच करती है, 17, 18, 20 दिन उसमें लग जाते हैं। फिर बच्चों को बड़ा होने में 20 दिन लगते हैं। 57 से 58 दिन की मेहनत को अगर आप एक घोंसला बना के इतनी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं कि उसको एक घर मिल जाए, तो क्या बुरा उसमें? ये है बस। सर मेरे पास सच में शब्द नहीं है। मतलब ये दिल की कहानी है बेसिकली, और दिल वाला ही समझ सकता है, याद रखना इसको। क्योंकि मैं जान मतलब आपके जितना नहीं शायद मैंने फेस करा, बट मैं जानती हूँ कि जर्नी कितनी मुश्किल है। तो इसीलिए लाइक पूरी टीम की तरफ से प्लीज़ यार एक बार सर
थैंक यू ये करने के लिए और थैंक यू ये दिखाने के लिए कि ये जो आज आप इम्पैक्ट ला रहे हो वो आसान नहीं रहा है, मुश्किल आपके लिए भी बहुत था, मुश्किल है। बट क्योंकि आप डटे रहे, आपके पास अपना गोल क्लियर था, कोई चीज़ आपको रोक मेरा नहीं घर पाई। था और आप जैसे लोग थे जो साथ में खड़े रहे, जिन्होंने कहा कि नहीं, नहीं करो। मैंने फाइनेंशियल मदद नहीं ली किसी से, पर मुझे ये लगता था कि लोग खड़े होते हैं तो उससे एक बहुत बड़ा संबल मिलता है और हर बार मुझे एक नया कोई ऐसा अ, नुक्ता मिल जाता है जिससे मैं उस नए काम में लगता हूँ। पानी के काम में मैं नहीं करता था। पानी के काम में मैंने तालाब और कुएँ अब ठीक करने शुरू करे। मुझे एक स्कूल के अंदर मैंने सवाल पूछा, अगर आप उठते हैं और घर का नल खोलते हैं और उसमें एक पर्ची आती है निकली हुई कि आपका पानी खत्म हो गया तो क्या करेंगे? उसने कहा सर वेरी सिंपल, पापा फ़ोन करेंगे, 1500 रुपए का टैंकर आएगा, वो पानी भर देगा, 3 दिन चल जाएगा हमारा पानी। तो ये है कहानी। आप घर में आप आते हैं, मैं सबको यही कहता हूँ, आप ऐसे सिखाइए ना बच्चों को, आप अपने बच्चों को प्रमोट करिए। घर में आपके रिलेटिव्स आते हैं, आप उनको बोलिए पानी दें। कैसे देते हैं पानी? बोले साहब गिलास में रख के ले गए। मैंने कहा 6 लोग आए थे, 6 में से 2 ने पिया, 2 ने आधा पिया, 2 ने बिल्कुल नहीं पिया। फिर क्या करा? फेंक दिया पानी। तो मैंने कहा उसकी जगह आप बॉटल रख दो, जग रख दो। लोग कहते हैं 1 बूँद बचाओ, आप 1 जग बचाओ ना। अगर आधा जग खत्म हो गया तो आधा तो बचा आपका, वो पानी काम सर तो हमें आएगा ही आज ना। भी याद है बचपन में, जैसे मेरी दादी मतलब वो हर चीज़ के लिए बहुत वो रहती हैं कि इतना ही यूज़ करना है, इसको इतना वेस्ट नहीं करना है, तो एक ग्लास में वो पानी हम लोग जैसे लेते थे किचन से स्टील के ग्लास में, तो अगर आधा पिया तो अच्छा पानी बच गया है ना, बाहर जाके ढक के रख दो, दोबारा प्यास लगे तो इसी ग्लास से पी लेना। तो वो ग्लास नीचे नहीं जाता था, जब तक ग्लास खत्म नहीं होगा तब तक वही वहीं चलता था। रहेगा, वहीं रहेगा। मैंने एक मल्टीनेशनल कंपनी में 3 साल के लिए नौकरी करी थी और मुझे बड़ा दुःख हुआ जब मैं कैंटीन में जाता था, तो पूरी बिसलेरी की बॉटल्स फ्रिज में भरी रहती थी। बहुत बड़ी कंपनी है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है। हालाँकि मैं उनके संग काम कर रहा हूँ। तो मैंने एक दिन देखा कि जो भी आता है कैंटीन के अंदर वो ऐसे अलमारी खोलता है, बॉटल निकाली छोटी, 2 घूँट पिए, वहाँ रख दी, फिर आगे चला गया। फिर आए, फिर निकाल ली। तो मैंने जो हेड हैं, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आदमी है, मैंने उनको मेल पे लिखा। मेल तो सब होती थी उसमें, मैं बहुत जूनियर स्टाफ में था, जनरल मैनेजर था, तो मैंने मेल पे लिखा उसमें, मैंने कहा सर ये मुझे बड़ा बुरा लगता है। और मतलब अमेज़ कि अगले दिन एक ऑर्डर आ गया कि कोई भी आदमी अपनी ही बॉटल लाएगा, अपना ही पानी लेगा। वो फ्रिज ही हटा दिया वहाँ से बॉटल्स का। तो ये बहुत बड़ी बात थी उस कंपनी के अंदर। अगर आप करना चाहेंगे तो आपको साथ देने वाले बहुत लोग मिलेंगे, आपके मन के विचार समझते हैं लोग, अगर जो अच्छे होंगे, जो नहीं समझेंगे वो नहीं समझेंगे। अब आरडब्ल्यू कहता नहीं जी यहाँ मत लगाओ, गंदगी फैल जाएगी। पर इनको अगर हम खो देंगे, आप पार्क की कल्पना कर सकते हैं, जिस पार्क में आप जाएँ, जहाँ ना पेड़ के पत्ते की सरसराहट हो रही हो, ना चिड़िया बोल रही हो, ना हवा चल रही हो, आप कितनी देर बैठ जाएँगे? सर लोग जाते ही उसके लिए, ये जाती है, ये चिड़ियों की आवाज़ निकालती है, ये मतलब ये जाती है ऐसे है क्योंकि उसको चिड़ियाएँ देखनी है वहाँ पर, उनकी आवाज़ में उनसे को सोचती है कि मैं उनसे बात कर रही हूँ। बहुत अच्छी बात करते हैं, बहुत अच्छी कम्युनिकेशन करते हैं। मेरे बेटे के संग हमारे घर के बाहर एक शिकरा आके बैठता है, छोटा बाज होता है। वो उससे कम्युनिकेट करता है, उसको खाना खिलाता है, कम्युनिकेट करता है और वो बोलता है। जिस दिन वो नहीं आएगा उस दिन वो लेट हो जाए। अब तो वो शिफ्ट हो गया, लेकिन जब वो बोलता था तो वो उससे बात करता था सारी। तो ये लोग समझते हैं हमारी भाषा को, बहुत अच्छा समझते हैं। हम इनको नहीं समझ पा रहे, ये समझते हैं हमारे को, ये समझते हैं हमारे को। कभी भी नहीं होता, जानवर या साँप भी या कोई भी आपके ऊपर कभी अटैक नहीं करेगा जब तक वो डर नहीं जाए, वो तो डर जाते हैं। हम बच्चों को यही बताते हैं कि आप उनसे एक बार घुलो-मिलो, देखो फ़ायदा क्या? अगर चिड़ियाघर में हम अंदर होते और वो बाहर होते, तो शायद ज़्यादा खुश रहते वो। मैंने बचपन में एक बहुत छोटी फ़िल्म बनाई थी, बचपन से मतलब जब मैंने फ़िल्में शुरू करी थी, उस ज़माने में, मैंने एक शेर की फ़ैमिली की बनाई थी कि वो एक घर में आते हैं रहने के लिए, एक्सचेंज था उनका वो। वो घर वाले कहते हैं, "अच्छा हम जा रहे हैं जंगल में घूमने।" वो कहते हैं, "ठीक है, हम आपके घर में रहेंगे।" वो शेर और शेरनी और बच्चे उनके, वो सब उनके खिलौनों को ठीक करते हैं। शेरनी किचन को पूरा साफ करती है, घर को साफ करती है। शेर टीवी और बाकी सारी चीज़ों को मैनेज करके सबको ठीक कर देते हैं। 3 दिन बाद वो आते हैं, वो आपस में चाबियाँ एक्सचेंज करते हैं जंगल की। ये एनिमेशन फ़िल्म है, मेरे पास होगी कहीं। तो वो शेर उनसे कहता है कि बहुत अच्छा लगा मैं आपके घर में रह के, हमने इसको साफ कर दिया है, पर हमारे लिए अभी 3 दिन और लगेंगे, आप हमारे घर को जो गंदा करके आए होंगे ना, वो ठीक करना पड़ेगा। ये मैसेज है, अब यही है और क्या है बताइए मुझे? हम निकलते बढ़ते पत्ते तोड़ते हैं पेड़ों के, क्यों तोड़ते हैं? हमें तो मज़ा आता है ना उसमें कि चल तोड़ लो, पेड़ पे लात मार दी हमने। पानी पेड़ काटने के लिए बहुत आगे हैं हम लोग। सर्दी शुरू होते ही हमें लगता है कि प्रूनिंग हो जाए यार, थोड़ी-सी धूप आएगी घर के अंदर, है ना? लेकिन पेड़ लगाया किसने आज तक? लगाए? मैं हमेशा पेड़ लगाने के खिलाफ रहा, मुझे लगता है मत लगाओ, जो लगे हुए हैं उनको अडॉप्ट कर लो। बहुत लोग लगा रहे हैं दुनिया में, 100-100 करोड़ पेड़ सर के उनको मिशन लेके चल मेंटेन, रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है उनको कौन करता मेंटेन है? नहीं करते नहीं हैं, तो करता ना उसमें कोई। से वो कितने ही जीवित रहती खत्म हैं। हो जाते हैं वो सारे। 5 करोड़ लगाते हैं आप, 1.5 करोड़ भी नहीं बचते होंगे तो उसमें मुझे से। लगता है कि चाहे हम कम करें लेकिन उनको मेंटेन करें, बिकॉज़
मेरे अकॉर्डिंग ना आप कभी उसी को कभी एक अडॉप्ट कर मिशन लो। बन जाता है, लोग बस अपने बस एडवर्टाइजमेंट्स में बस डाल देते हैं। बस बस वो शादी में जो फोटो खिंचवाई जाती है ना पैसे देते हुए, बस वही हो जाती है वो। तो आप अडॉप्ट कर लो उनको, बस ये है कहानी। नहीं सर, बहुत बहुत अच्छी चीज़ आप कर रहे हो। फॉर एग्जांपल जो गुरुकुल वाली है, मतलब मैं डेफिनेटली उस आइएगा, जगह पे आना डेफिनेटली चाहूँगी। आइएगा, 2 दिन रहिएगा, वहाँ आपको हर चीज़ मिलेगी। वहाँ आपको चाक मिट्टी का एक पूरा चाक मिलेगा, वहाँ आपको लाइब्रेरी मिलेगी, कैमरे मिलेंगे, ईजल मिलेगा। आप पेंट करिए ना नेचर को। हमारे लिए नेचर इतनी रह गई, हम कहते हैं नेचर की पेंटिंग बनाओ, पहाड़ बना दिया, सूरज बना दिया, नदी बना दी, उसमें एक नाव चल रही है और 10 पक्षी उड़ते हुए जा रहे हैं। 80 के दशक के बाद मैंने तो बहुत कम पक्षी उड़ते हुए देखे हैं इकट्ठे। क्या विंग बना के जाते थे वो अलग अलग किस्म के, एक खुशी लगती थी देख के। नीला आसमान होता था ना, अब नीला दिखता है आपको? तो काला दिखता है आसमान। तो ये सारी चीज़ें मैंने तो बहुत एंजॉय करी और मुझे बहुत ब्लेसिंग मिली, बहुत अच्छी लाइफ जी मैंने। 62 की एज के अंदर भी मुझे ब्लड प्रेशर नहीं है, शुगर नहीं है, आंखों से देखता हूँ, दांत से खाता हूँ, हाथ पैर चलते हैं, सब कुछ है। और मुझे लगता है मैं ज़िंदगी से जाऊँ तो ऐसे ही जाऊँ कि खुश खुश काम करता हुआ जाऊँ, ये मेरी तमन्ना है। और मैं सबके लिए यही चाहूँगा कि वो अपनी ज़िंदगी को इतना अच्छा बनाएं बस। और सर कहीं ना आपके साथ वो प्रकृति का एक, जिसे कहते हैं ना, जुड़ाव पावर है, है। एक ब्लेसिंग है। क्योंकि एक चीज़ मुझे ऐसे हमेशा फील होती है कि जब हम कहते हैं हम राम में विश्वास रखते हैं, हम हनुमान कृष्ण सब में करते हैं, तो फिर तो आ, आकाश, पेड़, सारे ही देवता हैं। मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम नहीं किसी तो अगर वो माइथोलॉजी देवता का नेचर एक, को नहीं मानते तो तो दूसरा फिर भी। उनको तो बैरन लैंड पे दिखाना चाहिए था ना। एग्जैक्टली तो मुझे लगता है कि अगर माइथोलॉजी के एक पार्ट को मान रहे हैं, तो दूसरे पार्ट को हम क्यों नहीं मानते हैं? चलिए समझेंगे। और समझ समुद्र, रहे हैं हाँ। लोग, समझ रहे हैं। अब बहुत समझ में आ रहा है, बहुत समझ में आ रहा है और आएगा, बहुत जल्दी आएगा समझ में। अब भी नहीं आया तो फिर अंत है। सर अब ये बताओ, आपने ये क्या है, ये वाटर हाइकन का बताओ पहले आप, सॉरी। ये तो घोंसला है देखिए, हम्म। सबसे अच्छा चिड़िया का जो घर है, ये जो हम बनाते हैं, ये 20 मिनट 25 मिनट में बच्चे बना लेते हैं इसको। ये आपको होल दिखाई दे रहा है, इसमें चिड़िया चली जाती है जब अंदर एग ले करने के लिए। तो उसके बाद मेल उसको यहाँ बैठ के सपोर्ट करता है खाने की सारे। जब हैच करती है वो एग्स, बच्चे बाहर आ जाते हैं। फिर वो 2-3 दिन अंदर रहती है जब तक बच्चे थोड़े छोटे होते हैं, फिर वो बाहर आ जाती है। और फिर वो बाहर आके उनके लिए इंसेक्ट्स लाती है। वही क्लाइमेट चेंज वाली बात फिर आ जाती है। वो इंसेक्ट्स जो वो खाती थी वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा हार्मफुल होते थे। लार्वा खाती थी, मच्छर खाती थी, ग्रास ऊपर्स खाती थी, इस किस्म के। वो यहाँ आती है उन कीड़ों को लेके, और वो यहाँ के एक बड़ी पिक्यूलर सी साउंड निकालती है और बच्चे यहाँ आ जाते हैं, उनको यहाँ से वो खाना खिलाती है। फिर बच्चे 15 दिन के अंदर उड़ जाते हैं वो बड़े होने के बाद। फिर ये खाली नहीं रहता, दूसरा ग्रुप आके इसके अंदर अपना घर बना लेता है। और ये इको फ्रेंडली है बिल्कुल, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नुकसान करेगी। बेंत की डंडियाँ हैं, सुतली है, जूट है, ये कपड़ा है प्रॉपर, पुराने कपड़े हैं ये। उनको काट के हम इसका केस बना देते हैं और ये इसकी 10 से 12 फीट की ऊंचाई पे इसको लगाया जाता है। फिर आपके पास आ जाता है ये वाला, ये टेट्रा पैक का है पूरा, जो आप पी के फेंक देते हैं। वो कलेक्ट होते हैं, कलेक्ट होके वो यहाँ से पालघर और पूना जाते हैं, वहाँ से आप साफ टेट्रा होते पैक हैं। एक बारी ब्रेक डाउन करो सिंपल वर्ड्स में कि क्या है। ब्रांड का नाम ना लें तो जो जूसेस आते हाँ हैं जो डिब्बों के अंदर, हाँ, जिसमें जिसमें पाइप सिल्वर डाल के फॉइल बना, होती है हाँ। पाइप डाल के, हाँ। तो मैं बच्चों को एक चीज़ बहुत अच्छी सिखाता हूँ कि उस पाइप जो लगी होती है उसकी स्ट्रॉ, ऑल्दो प्लास्टिक की होती है वो, तो वो प्लास्टिक के ही शीट के ऊपर लगी होती है, तो उसको निकाल के खींचे ना। बच्चे क्या करते हैं, 2 चीज़ें हमेशा प्रकृति को नुकसान करती हैं। वो आपने प्लास्टिक निकाला और फेंक दिया, आप उसको नीचे से पुश करिए, ठीक है, वो स्ट्रॉ बाहर आ जाएगी, उसको लगा रहने दीजिए, वो भी रिसाइकल हो जाएगा। सेकंड, आप चिप्स का पैकेट लेते हैं, बड़े प्यार से लेते हैं चिप्स का पैकेट, ठीक है, आप उसको ऐसे कॉर्नर फाड़ते हैं, उसका कॉर्नर फेंक देते हैं, बड़ा पैकेट हाथ में रखते हैं, खाते रहते हैं, उसको डस्टबिन में डालते हैं। वो कॉर्नर दिखता नहीं है, वो सबसे ज़्यादा नुकसान करता है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करिए कि ये चीज़ें ना करें। सेकंड, ये इसकी एक छोटी सी किट है जो हमारे लिए एक ग्रुप बनाता है। ये थोड़ी सी विक्टिम लड़कियां हैं, ये वो ग्रुप है हमारे लिए बनाता है, और पूरी इनकम हम अपने एनजीओ से उनको देते हैं, ये वाली पूरी की पूरी जो स्कूल से चार्ज करते हैं। उसके बाद अभी एक नया काम हम लोगों ने सिडबी बैंक के साथ शुरू किया। वाटर हाइसेंथ के प्रोडक्ट बना रहे हैं हम, जो तालाब में जलकुंभी आ जाती है, वो वहाँ की 10-10 20-20 औरतों को हमने चुना है। वही जलकुंभी निकालती हैं, साफ़ करती हैं उसको, उसका डंडे को रखती हैं प्रॉपर, और जड़ और पत्तों को खाद बनाने के लिए डाल दिया जाता है। उससे ये प्रोडक्ट बनते हैं। मुझे बैग दिखाइएगा एक बार। और ये बड़े अच्छे प्रोडक्ट बन रहे हैं इसके, देखिए आप, ये बेल्ट बनाई है हमने उससे, ये बेल्ट्स हैं, ये जो बेल्ट है ये देखिए इसकी और सर क्या प्राइसिंग है इन प्रोडक्ट्स की? प्राइसिंग बहुत इकोनॉमिकल है इसकी, बहुत इकोनॉमिकल है। मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हमने इसका पर्स बनाया है एक, ये देखिए, ये पर्स है इसका,
आप अगर इसको खरीदेंगी तो कितने का खरीदेंगे अगर ये फैब इंडिया या किसी बड़े स्टोर में रखा होगा तो, अगर किसी बड़े स्टोर में होगा तो डेफिनेटली लाइक 1000-1500 है तो ना? होगा। ठीक है, ये हम आपको 400 रुपये तक में दे देंगे और इसकी सारी इनकम उन्हीं औरतों को जाएगी, सब उन औरतों को जैसे जाएगी जो मतलब काम वाटर कर, हाइसेंथ, मतलब मैंने एक जलकुंभी, सस्टेनेबल ब्रांड के साथ, हाँ, मतलब नाम नहीं लूँगी मैं, बट वो वाटर हाइसेंथ पे काम कर रहे थे और उनके प्रोडक्ट्स बहुत एक्सपेंसिव थे, मतलब 3,500-4,000 मेरा भी मेरा क्रॉस कर सिर्फ गए इसको थे। थोड़ा हल्का और सस्ता रखने का एक कारण ये भी है शायद कि मैं चाहता हूँ उन औरतों की इनकम बढ़ और जाए, लोग इसको अडॉप्ट भी करें, अडॉप्ट भी मास करें, अडॉप्शन हो। अडॉप्ट भी करें। आप देखिए ना इस बैग के अंदर क्या खराबी है, आप इसको लेके जाएं, इसमें अंदर कपड़ा भी लगा हुआ है, आपका बैग भी है पूरा का पूरा। हमने इसकी चप्पलें बनाई हैं, इसकी चप्पलें बनाई हैं और वो 3-3 महीने से यूज़ कर रहे हैं वो लोग, अच्छी चप्पलें। मेरी टीम ने बहुत मेहनत से काम करा है इसके ऊपर, खूब मेहनत से काम करा है। ये सिर्फ का पायलट प्रोजेक्ट था और अब स्केल अप कर रहे हैं इसको, अब मुझे लगता है 500 गाँव में ले जाएंगे हम लोग धीरे-धीरे इनको। सर इससे क्या बेनिफिट हुआ उन गाँव की औरतों को, उनको कितना गाँव की इनकम औरतों मिला? को 2 बेनिफिट हुए सबसे ज़्यादा। एक तो उनकी 2,500 से 3,000 रुपये महीने की इनकम बन गई, घर में बैठे 3 घंटे काम करके सिर्फ। मैं और आप नहीं कमा सकते 2,500 रुपये ना 2 घंटे काम करके, हम बोल के कमा लेते हैं। दूसरा, गाँव का तालाब उन्होंने साफ करा पूरा का पूरा, और ये 10% छोड़ देते हैं। एक चीज़ ये समझाओ कि ये क्यों हमारे तालाबों के लिए हानिकारक है? ये एक्वेटिक लाइफ तो खत्म कर ही देती है, ऑक्सीजन तक खत्म कर देती है क्योंकि अंदर जिस सारा, तादाद में बढ़ती बढ़ जाती जाती ये है, तो, इसका तो एक पत्ता गया और समझिए पूरा तालाब घिर जाता है। इसी को हम टेरर ऑफ बंगाल भी हाँ, बोलते थे। थोड़ा-सा शोक समुंदर बोलते हैं इसको। थोड़ी-सी इसकी प्रॉब्लम ये भी है कि इसमें एक बेईमानी का थोड़ा-सा एक मिक्सचर भी है कि ये आती है तालाबों में, इसको हटाने के पैसे लिए जाते हैं फिर खूब। तो लोग जहाँ-जहाँ भी आती हैं, वहाँ टेंडर छूटते हैं इसके। तो मुझे लगा उस चीज़ को भी एक ख़त्म कर रहे हैं कि उस गाँव की औरतों ने ही करा और गाँव के लोगों ने भी बहुत मदद करी कि अच्छा चलिए हम भी हटवाते हैं, हमारा तालाब साफ़ होगा। और आपने औरतों को स्किल कैसे करा उन औरतों को? ट्रेन कैसे करा? हमने हाँ। ट्रेनिंग की टीम थी हमारी, उन्होंने बैठ के उनको ट्रेन करा, सबको सिखाया उनको पहले कैंची से लेकर हर चीज़ तक मुहैया कराई, उनकी पूरी सेफ्टी रखी कि वो तालाब में जब घुसती हैं तो निकाल के लाएँ। मेरी पूरी टीम लगी रही उनके संग, चाहे वो पवन है, मोनिका जी सँभालती थीं, 2 लोग और हैं, 3 लोग और थे, फिर जुड़ते गए, 12 लोगों की टीम बन गई देखते-देखते वो। तो उन लोगों ने उनको सिखाया और खूब अच्छे तरीके से करती हैं। और अब तो सबसे अच्छा ये लगता है कि 85 साल की एक महिला एक गाँव के अंदर आगे आई, उसने कहा ये बनाएँगी, काट के मैं लाऊँगी, वो पानी में घुसती है। दराती लेके काट के लाती है वो। तो अच्छी बात है कि वो कर रहे हैं और मुझे लगता है उनको करना भी चाहिए। उनके गाँव का ही अल्टीमेटली भला हुआ कि तालाब साफ़ हो गया जो सदियों से बेकार पड़ा था। बातें बहुत हैं करने के लिए, बहुत हैं, कॉर्पोरेट में भी, सब जगह, सरकार में भी, सब जगह। इम्प्लीमेंट करने में बस थोड़ी-सी प्रॉब्लम ये आती है कि उनको समझाना पड़ता है कि आप करेंगी तो बहुत फ़ायदा रहेगा और उन्होंने करा और अब मन से बनाती हैं। आप सोचिए कि हम उनको 2 प्रोडक्ट बताते हैं, हमने जो इनिशियल इस प्रोजेक्ट की हमारी वो थी आउटपुट, वो थी 5 किस्म के प्रोडक्ट। हमारे पास 48 किस्म के प्रोडक्ट हैं अब। रेंज देखिए 48 किस्म के प्रोडक्ट। कल जहाँ हम गए थे वर्कशॉप करने, आर्मी वाइफ़्स थी, वो आर्मी ऑफिसर्स की वाइफ़ थी। दे सेड ये ₹1000 से कम का तो होगा ही नहीं बैग। अब आपने भी 1000 कहा, तो इसका मतलब वर्थ है। हमने टाई अप किया बहुत सारी मार्केटिंग कंपनीज़ के साथ। अब देखते हैं उसको अब क्या होता है, उसको फटाफट डिस्पैच करना शुरू करेंगे। हमने बहुत बड़ी स्टॉक में बना लिया है अब सारा सामान और पेमेंट उनको हम कैश देते हैं। जब जाते हैं गाँव तो उनका जितना सामान बना होता है उसकी पेमेंट उनको उसी टाइम कर देते हैं। तो उनका बहुत अच्छा रहा, तालाब भी साफ़ हुआ, गाँव के अंदर अच्छा भी लगा और उन औरतों को कुछ काम भी मिला। और इसमें बहुत सारी महिलाएँ तो ऐसी थी जिन्होंने कभी ज़िंदगी में काम करने की सोची ही नहीं थी। वो आगे बढ़-बढ़ के काम लीडरशिप ली है उन्होंने। और मैं बहुत अच्छा काम करने जा रहा हूँ कि मैं उन महिलाओं को लेके और कुछ फैशन मॉडल्स को लेके एक फैशन शो करने जा रहा हूँ जिसमें यही प्रोडक्ट्स होंगी सारी। तो मुझे लगता है उनको उठा बहुत ज़रूरी है। और हमेशा वही चीज़ मानता हूँ कि मैं एक बहुत नॉर्मल बच्चा था जिसने फ़ादर को खो दिया था। उठने के लिए बहुत मेहनत चाहिए थी उस समय में, 74 के अंदर, तब कुछ रिसोर्सेज़ नहीं होते थे। और 75 में जब ₹150 मिलते थे तो बहुत बड़ी रकम थी घर को चलाने के लिए। और आज ठीक है, हम लोग, मैं सबको यही कहता हूँ कि आप 200-300 रुपए तो एक पिज़्ज़ा और एक आइसक्रीम पे खर्च कर देते हैं। एक घोंसला ही बना दो यार, 3 जनरेशंस को घर देगी वो, 3 जनरेशंस को। 3 क्यों, अगर आपने अच्छे तरीके से लगाया है तो 3 साल चलेगा, तो 3 साल का मतलब 9 जनरेशंस। 9 जनरेशंस का मतलब हो गया 2 से भी अगर हम काउंट करें तो 18 बर्ड्स को आपने रिवाइव करा। क्यों नहीं घोंसले को पहले सोचते थे? मानते ही नहीं थे ना। मैं अपना कंट्रीब्यूशन सिर्फ इतना मानता हूँ कि मैंने अवेयर बहुत किया लोगों को और उससे एक जागृति आ गई। मेरी तरह हज़ारों लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे घोंसले कोई नहीं बनाता। आप खुद बनाई हुई चीज़, आपका लगाया हुआ खुद का टमाटर गमले में उग जाता है, तो 10 दिन तक आप इसलिए नहीं तोड़ते, यार मेरा लगाया हुआ है, मैं बाद में बनाऊँगा इसको। तो फिर अगर आपके बनाए हुए घोंसले में चिड़िया आ जाती है और नेचर को सपोर्ट कर देती है, ये है कुल मिला के।
सर पता है, नॉट जस्ट घोंसले और भी जो आप बाकी काम कर रहे हो, सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, जो मैं हमेशा सबको बोलती हूँ कि अगर हम लोग जो गोल्स बोलते हैं ना क्लाइमेट चेंज के, हाँ, ट्वेंटी बिल्कुल, सेवेंटी नेट ज़ीरो, ये गोल्स तभी पूरे होंगे जब हमारे साथ हम अपने आसपास के लोगों को एम्पावर जोड़ेंगे, कर रहे हैं। ठीक जोड़ेंगे। है, जैसे आपने बोला कि इन औरतों को जिस तरीके से आपने एम्प्लॉयमेंट दी, उनकी उनके घर में वो पैसा गया, उनका उनके घर में कितना बड़ा हम बेनिफिट लोगों ने आया। मेड्स को दिया था काम करने के लिए अपनी कॉलोनी में, हम उनको कहते थे ये सामान है और ये ₹20 हैं। शाम तक 10 घोंसले बना लो, आप ₹200 ले जाओ अपने। ₹200 लेती थी वो। 5-5 औरतों ने मिलके बनाया, 5-5 मेड्स आती थी कि सर वो सामान दे दीजिए, हम घोंसला शाम को बना के ले आएँगे, बहुत अच्छा। और घोंसला जब वो फीमेल्स बाँधती हैं ना, तो वो घर बाँधने वाली बात होती है कि घर को जिस तरीके से वो सजा के और बाँध के रखती हैं, उतना ही खूबसूरत घोंसला बनाती हैं। मैं अभी भी इस अब बनाऊँगा तो कहीं न कहीं टेढ़ा-सीधा हो जाएगा, लेकिन वो लोग बहुत अच्छे तरीके से, उनको घर की पकड़ है। और इसमें धागे हैं, तो मैं सबको यही कहता हूँ कि देखो, रिश्तों को बाँधना बहुत ज़रूरी है लाइफ़ में। जब आप धागे बाँधते हो तो सोचो कि रिश्ते बाँध रहे हो और दिल से लगा के बाँधो। तो वो एक अच्छी जो फ़ीलिंग आएगी ना, वो हमेशा मिलेगी। एक बहुत बड़े फ़िल्मकार का एक बार मैं इंटरव्यू लेने गया, जब मैं जर्नलिस्ट था, तो मैं उनके संग जब बात करने गया, तो मैंने कहा, "सर फ़ोटोग्राफ़ कर लें?" तो उन्होंने कहा, "अच्छा चल, मैं बैठ जाता हूँ।" तो वो बैठ गए, फिर बोले, "1 मिनट रुक जा।" वो उठ के गए, अलमारी में से परफ्यूम निकाला उन्होंने, अपने भी लगाया, मेरे भी लगाया। तो मैंने कहा, "सर मैं समझा नहीं।" तो बोले, "परफ्यूम लगाने के बाद ना जब खुशबू सी निकलती है, तो चेहरे पे अच्छे भाव आते हैं।" तो आप जब भी किसी से बात करें, किसी को मोटिवेट करें, तो अपने चेहरे के भाव को तो अच्छा रखें कम से कम, कि उसको लगे कि हाँ, कोई अच्छी बात सुनने को मिल रही है। ये कहानी है बस कुल। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू, यू सो थैंक्स अ मच लॉट, शॉप गॉड शो ब्लेस पे यू, आने के लिए गॉड और ब्लेस यू, इतना अच्छा काम करने थैंक के यू, लिए। थैंक यू। थैंक यू।